दोस्तों एक स्टॉक जो कि 2024 में 856 रुपए के आसपास था, 65% के आसपास की करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कुछ फंडामेंटल्स बदले हैं या सिर्फ टेम्पररी करेक्शन है। बात करेंगे डिटेल में बिरला सॉफ्ट स्टॉक के बारे में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर इस चार्ट पर हम वापस आएंगे और समझेंगे कि स्टॉक के प्राइसेस में गिरावट किन वजहों से होती है। पहले एक छोटा सा डिस्क्लोजर आपको दे देता हूं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक मेरी पोर्टफोलियो में भी है। सो ये डिस्कशन किसी तरह से बायस्ड काइंड ऑफ डिसीजन आपके माइंड में नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बिरला सॉफ्ट आप ध्यान दीजिए तो एवरेज बाइंग प्राइस करीब करीब 222 रुपए के आसपास है। करंटली इतनी गिरावट के बाद भी करीब 37% के आसपास के रिटर्न्स पे देखने को मिल रहा है, ठीक। सो उस चार्ट में हम वापस आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि कंपनी के बिजनेस में क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या ये जो गिरावट है ये टेम्पररी है, पहले हिस्ट्री में इस तरह की गिरावटें अगर हुई हैं तो किन वजहों से हुई हैं और कितने % की गिरावट हुई है, उसके बाद क्या हमें रैली देखने को मिली। ये ना सिर्फ बिरला सॉफ्ट बल्कि जब भी हम किसी कंपनी की एनालिसिस करते हैं राइट, तो वहाँ पे हमें जरूर से जरूर देखना होता है। तो यहाँ पे बिरला सॉफ्ट एक टेक कंपनी है और खासतौर पे आईटी कंपनियों में अभी क्या चल रहा है, पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ साल से इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा एक प्रेशर देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से मोस्टली देखें तो स्टॉक्स में एक सेंटिमेंट बेस्ड हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब ये जो करेक्शन है क्या सिर्फ सेंटिमेंट ड्रिवन है या फंडामेंटल्स वाकई में चेंज हुए हैं। तो फंडामेंटल्स हमें देखना जरूरी हो जाता है ऐसे में। जस्ट बिकॉज कि शेयर प्राइस गिर गए हैं और फंडामेंटल्स नहीं गिरे हैं, यानी कि फंडामेंटल्स में कोई भी वीकनेस नहीं है, डज नॉट मीन कि हम कोई डिसीजन बना लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो ये कंपनी जो है एक्सपर्टाइज रखती है क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में। अब ट्रिवियली कंपनियां जो आईटी कंपनियां भारत की वो ओईएम्स एंड टेक कंपनीज को सॉल्यूशंस तो प्रोवाइड कर रही थी, बट यहाँ पे जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीच में आ गया तब से जो आईटी बेस्ड कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं से मूव होने की कोशिश कर रही हैं एआई बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनीज में। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो ये जो कंपनी है अभी से डाटा एनालिटिक्स, अभी से नहीं बहुत पहले से, जब भी हमें एनालिसिस किया करते थे पहले तब भी डाटा एनालिटिक्स, कनेक्टेड प्रोडक्ट्स, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन के साथ ही साथ क्लाउड, जनरेटिव एआई पे काम कर रही है, ठीक है। जहाँ तक रही बात इनके कस्टमर्स की, यानी कि इनके कस्टमर्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, क्लाइंट्स जिनके लिए ये काम करते हैं ज्योग्राफिकली कहाँ पे सिचुएटेड हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अमेरिकाज में आप देखिए तो करीब करीब यहाँ पे जो भी इनका बिजनेस आता है राइट, वो 84% के आसपास आता है। Q4 FY 2026 रीसेंट क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे भी करीब इतने के आसपास होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए तो पिछले साल के मुकाबले इसमें आपको गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट क्यों देखने को मिली कि भाई ट्रम्प साहब आते हैं और कभी कुछ भी टैरिफ्स लगा देते हैं, तो उसकी वजह से ये कंपनी जो है थोड़ा बहुत अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है जियोग्राफिकली। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यहाँ पे देखें तो 16% के आसपास का जनरेट रेवेन्यू करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बीएफएसआई इंडस्ट्री, एनर्जी एंड यूटिलिटी एंड लाइफ साइंसेस एंड सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए अपने ओवरऑल टेक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक। इसके साथ ही साथ यहाँ पे टोटल हेड काउंट आप देखिए तो टोटल हेड काउंट में बहुत माइन्यूट, बहुत थोड़ी सी कमी देखने को मिली है कंपेयर टू द लास्ट ईयर क्वार्टर। यहाँ पे टेक्निकल एंड सेल्स स्टाफ की बात करें तो सेल्स स्टाफ यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दिया टोटल हेड काउंट, और टेक्निकल स्टाफ में भी करीब करीब 400-500 हेड काउंट यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ फंडामेंटल पैरामीटर्स, अब जब भी हम कंपनी की एनालिसिस करते हैं तो बिजनेस में ओवरऑल जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में क्या कोई टेलविंड्स है या हेडविंड्स है, इसकी स्टडी, एंड साथ ही साथ बिजनेस में ग्रोथ का स्कोप क्या है 10, 15, 20 सालों में, इसकी स्टडी। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल्स, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हुआ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ, कंपनी के पास कहीं डेट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड क्या कह रहा है कंपनी का। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आप बिरला सॉफ्ट का देखिए तो 14% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21%, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 2.1% के आसपास देखने को मिल रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.03
का है, यानी कि कंपनी के पास ऐसे सिचुएशंस में डेट के प्रेशर नहीं रहते हैं। पेट्रोस्की स्कोर हालांकि मात्र 4 का है, लेकिन सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों का है, इनफैक्ट 7 सालों का 11% के आसपास देखने को मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 16 का है एंड पीजी रेशियो 0.89 का है। तो जब हम एनालिसिस करते हैं राइट, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20, 25, 30, 40 के ऊपर होता है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। पीजी रेशियो जो है वो 1 के ऊपर होता है तो हम कहते हैं कि वो ओवर वैल्यूड जोन में है। तो ये सब बातें भी एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें समझ के चलनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखें बिरला सॉफ्ट का, तो आप देखिए मार्च 2015 में इनका क्या था, 3000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था, नेट प्रॉफिट करीब करीब 237 करोड़ रुपए के आसपास था। 2020 में थोड़ा सा ही बढ़ा, 3290 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हुआ एंड ये यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा कम होते हुए करीब करीब 224 करोड़ रुपए के आसपास आ गया। 2024 की अगर हम बात करें तो 5278 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे ग्रोथ होते हुए दिखाई दी सेल्स में एंड प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो करीब करीब 3 गुना के आसपास यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी, करीब करीब 624 रुपए के आसपास। अब यही पॉइंट था कि प्राइसेस में भी अनप्रेसिडेंटेड मूव आपको देखने को मिला। अब ये देखिए आपको कोरिलेशन समझ में आना चाहिए कि जब सेल्स में ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो हो रही है कंपनी की, तो वहाँ पे क्या शेयर प्राइस एप्रिशिएट हो रहा है या नहीं। ठीक है, इसके साथ ही साथ लेटेस्ट डाटा पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे करीब 5300 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स है एंड करीब करीब 518 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये भी एक इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें बेसिकली ये पता चलता है कि खराब समय में, खराब समय का मतलब कि ऐसा नहीं कि फंडामेंटल्स ही खराब हो जाए कंपनी की, खराब समय का मतलब है कि प्राइसेस किन्हीं कारणों से गिर रहे हों। प्राइसेस जब गिर रहे हों तो प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए सितंबर 2023 में 41% के आसपास प्रमोटर्स थे, यहाँ पे 19% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 40% के आसपास हमें ओवरऑल एफआईआईज एंड डीआईएस देखने को मिल रहे थे। अब प्रमोटर्स क्या अपनी शेयर होल्डिंग कम कर रहे हैं, बीच बीच में कभी कभी थोड़ा बहुत कम करते रहते हैं, बट ऑल इन ऑल देखें तो उसी के आसपास है, करीब करीब 40-41% के आसपास प्रमोटर्स अभी भी बने हुए हैं, 24-25% के आसपास यहाँ पे पब्लिक है। यहाँ पे देखें तो करीब 37-38% के आसपास हमें एफआईआईज एंड डीआईएस देखने को मिल रहे हैं। तो एफआईआईज ने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत अपनी शेयर होल्डिंग कभी बीच में कम की है, कभी बढ़ाई है, डीआईआईज ने यहाँ पे कभी कम की है, कभी बढ़ाई है, बट बहुत कंसिडरेबली अमाउंट से नहीं कम की है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल वही आता है कि 65% की करेक्शन क्या करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में जाते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2007 में करीब करीब 52 रुपये के आसपास प्राइस था और उसके बाद गिरावट होके यहाँ पे 6 रुपये 7 रुपये के आसपास आ गया था, यानी कि कहाँ पे 52 रुपये, कहाँ पे 7 रुपये। अगर हम कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन कर लें तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे 52 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 100 अगर हम करते हैं तो 90% के आसपास की गिरावट हो गई थी 2007 की गिरावट में। उसके बाद यहाँ से 5 रुपये से सीधे सीधे 125 रुपये, यानी कि 25 गुना 2009 से 2015 तक, यानी कि 5-6 साल में 25 गुना। ठीक है, अब यहाँ पे 125 रुपये से गिरावट होकर सीधे सीधे 55 रुपये पे आ गया, यानी कि जो 125 रुपये इसने यहाँ पे बनाया था इससे गिरावट होते हुए सीधे 55 रुपये पे आ गया। अब ये 125 रुपये से अगर हम 55 रुपये देखें कि कितनी गिरावट है, तो यहाँ पे 125 माइनस 55 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100 अगर हम करते हैं तो फिर से 56% की गिरावट हो जाती है। अब 125 से 55 के बाद यहाँ पे देखिए तो सीधे सीधे 175 पे आ गया, फिर 175 से गिरावट हुई तो फिर से यहाँ पे 55-60 के आसपास आ गया। यहाँ से फिर से ये आप देखिए तो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट था राइट, ये सीधे सीधे 580 रुपये पे गया। तो 580 रुपये से जब गिरावट हुई तो फिर से यहाँ पे 255 पे आ गया अप्रैल 2023 में। अब 580 माइनस 255 डिवाइडेड बाई 580 इंटू 100, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करीब 56% के आसपास की गिरावट फिर से हो गई। तो हिस्ट्री में क्या है कि 50% की गिरावट एक नॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पे दिख रही है। अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए दिख रही है, हो सकता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो भी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रैली करते हैं उनमें 50-60% की जो गिरावट होती है वो एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है। अब नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि फंडामेंटल्स ही ख़राब हो गए, कुछ वहाँ पे कंपनी में सेबी के रेस्ट्रिक्शंस आ गई उसकी वजह से प्राइसेस गिरावट हो गई।
प्राइस गिरावट जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल कारणों से मतलब सेंटिमेंट्स की वजह से अगर कोई सेल कर रहा है तो हम कहते हैं कि नॉर्मल कारण है, क्योंकि फंडामेंटल्स भी इंटैक्ट हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स भी बने हुए हैं उस दौरान में, और एफआईआईज एंड डीआईज भी बने हुए हैं। तो उनको पता है कि हाँ भाई हिस्टोरिकली प्राइस इतने पहले गिरा था और अब जो है सर्टेन पॉइंट पे आके उतनी गिरावट हो रही है, तो हमें बने रहना चाहिए। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ रही चीज़ें कि हिस्टोरिकली यहाँ पे क्या हुआ है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब देखिए सीधे सीधे 856 रुपये पे प्राइस गया, कहाँ से? 255 रुपये से। तो 255 रुपये से 856, अगर हम 856 माने तो अगेन करीब करीब 2-2.5 गुना की यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक में अगर हायर हाइज हायर लोज पैटर्न हम पकड़ रहे हैं, हायर हाइज हायर लोज पैटर्न, तो ऐसे में अगर यहाँ से गिरावट होती है 40-50% की, तो क्या वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है या नहीं? अब आप लोग कमेंट करके बताइए। जब चीज़ें आप समझते राइट, तो फिर आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। अब यहाँ पे सवाल फिर से वही कि 65% की गिरावट में क्या करना चाहिए। देखिए मेरी अप्रोच बिल्कुल सिंपल होती है। मैं सबसे पहले देखता हूँ कि गिरावट के दौरान रेवेन्यू ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं, यानी कि बहुत ड्रास्टिकली रेवेन्यू डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं, इसके साथ ही साथ कंपनी के ऑर्डर बुक्स कैसे हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में कैसे चल रहे हैं, एंड मैनेजमेंट फ्यूचर के बारे में क्या कमेंट्रीज दे रहे हैं उनकी ओवरऑल मीटिंग्स में। सो किसी भी कंपनी का फंडामेंटल्स अगर ग्रेजुअली इंप्रूव होते हैं तो वो कहीं ना कहीं से प्राइस में इफेक्ट देखने को मिलता है। सो इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि बिजनेस को एनालाइज किया करिए, ना कि प्राइस को। आपकी क्या राय है बिरला सॉफ्ट पर? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपकी वॉच लिस्ट में है, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट में है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको लगती है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव दिख रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह की एक अनदर वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।